स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये आज लास्ट लेक्चर होगा हीट ट्रांसफर का और पूरा रेडिएशन वाला पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। कन्वेक्शन तक लास्ट क्लास में हो गया था। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा रेडिएशन। रेडिएशन, ठीक। एक क्वेश्चन इससे आने के चांसेस है। रेडिएशन, रेडिएशन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसकी ज़रूरत नहीं होती मीडियम की। रेडिएशन में डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, ना, डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। ये क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, जो बगैर मीडियम के चलती है। जो किसके? बगैर मीडियम के चलती है। मीडियम की जरूरत नहीं होती। क्लियर रहेगा ना? चलो, अब इसके आगे देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है ना, ये सरफेस है। इस पे आकर ना, आकर एक रेडिएशन पड़ती है, ठीक है, इंसिडेंट करती है, ठीक है। तो अब ये जो रेडिएशन आ रही है, इसके तीन काम हो सकते हैं। या तो ये क्या हो सकती है? रिफ्लेक्ट हो सकती है ना, रिफ्लेक्ट हो सकती है। हो सकता है पूरी जो रेडिएशन आ रही है उसका कुछ पार्ट क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए, और कुछ पार्ट क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। कुछ पार्ट क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए, और कुछ पार्ट क्या हो जाए? पार हो जाए, एक इधर से इधर क्रॉस कर जाए। तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिट कर जाना, ट्रांसमिट कर जाना, ठीक है। ये तीन चीज हो सकती है आती हुई रेडिएशन के ना। तीन पार्ट हो सकते हैं। हो सकता है रिफ्लेक्ट हो जाए, हो सकता है एब्जॉर्ब हो जाए, हो सकता है ट्रांसमिट हो जाए। समझ आ रहे? वो ये मटेरियल डिसाइड करेगा क्या होगा, इसका नेचर डिसाइड करेगा। समझ आ रहे ना? तो ये बात हो गई। अब देखिएगा, ये मान लेते हैं टोटल एनर्जी है जो आ रही थी। ये कौन सी एनर्जी है? रिफ्लेक्ट वाली। और ये कौन सी है? एब्जॉर्ब वाली। और ये कौन सी है? ट्रांसमिट वाली। ये जो आने वाली रेडिएशन है टोटल ना, अच्छा, टोटल और ट्रांसमिट मैच कर रहा है ना, इसको टीओ लिख दो, टोटल। और ये क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट। समझ आए? तो टोटल जो है एनर्जी जो है वो किसके बराबर है? क्यू आर प्लस क्यू एब्जॉर्ब प्लस किसके? क्यू ट्रांसमिट के ना, ठीक है। अब देखो, एक काम करता हूं, दोनों तरफ टोटल एनर्जी से डिवाइड कर देता हूं। दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देता हूं? टोटल एनर्जी से। तो टोटल एनर्जी से डिवाइड करोगे तो टी नॉट क्यू, टी नॉट डिवाइड बाई क्यू, टी नॉट डिवाइड बाई क्यू, टी नॉट ना। अच्छा ये बताओ, ये दोनों कट जाएगा ना, डिवाइड करोगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। और ये जानते हैं क्या हो जाएगा? ये कौन सा है? हीट जो रिफ्लेक्ट हुई डिवाइड बाई टोटल हीट। एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हुई डिवाइड बाई टोटल एनर्जी। ये एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाई टोटल। ये एनर्जी ट्रांसमिट डिवाइड बाई टोटल। इसका मतलब जानते हो, ये वो फ्रैक्शन है जो क्या हुआ है? एनर्जी का एब्जॉर्ब हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? अल्फा। और ये वो फ्रैक्शन है जो क्या हुआ है? रिफ्लेक्ट हुआ है, इसे क्या बोलेंगे? रो ना। और ये वो फ्रैक्शन है जो क्या हुआ है? ट्रांसमिट हुआ है,
ना। अल्फा एब्जॉर्बिटिविटी ना, अल्फा को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बिटिविटी, और रो को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिविटी, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटिविटी। क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटिविटी। इसे किससे दिखाएंगे, टाउ से। समझ आ रहे हैं ना। ये अल्फा क्या है, एब्जॉर्बिटिविटी। समझ पा रहे हो ना, अल्फा क्या है, एब्जॉर्बिटिविटी, और ये कितने के बराबर, एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाय टोटल एनर्जी। समझ आ रहे, तो इसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बिविटी। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बिविटी। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिविटी, और इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटिविटी। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटिविटी। समझ गए ना। ट्रांसमिटिविटी किसका रेशियो है, टोटल एनर्जी, वो ट्रांसमिटेड एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी। और रिफ्लेक्टिविटी किसका रेशियो है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी। और ये कितने के बराबर होगा, तीनों का सम 1 के बराबर। क्लियर रहेगा, कर लीजिए इसको। ये थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना। ये है एब्जॉर्बिटिविटी, ये है रिफ्लेक्टिविटी, और ये है ट्रांसमिटिविटी। समझ रहा है, ठीक है। देखो, अगर ये मटेरियल जो भी हीट पड़े इस पे पूरी पूरी क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन क्या हो, जीरो। तो अगर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन जीरो होगा तो रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी जीरो होगी ना। तो सिर्फ क्या होगी, एब्जॉर्बिटिविटी। तो इस बॉडी को क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या करती है, पूरी रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ब्लैक बॉडी के लिए एक चीज आप समझिए, ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, ब्लैक बॉडी मतलब क्या होगा आपका, अल्फा कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। हाँ, ये क्या होता है बताइए, अल्फा प्लस क्या होता है, अल्फा प्लस रो प्लस टाउ बराबर होता है किसके, 1 के। ट्रांसमिटिविटी क्या होती है, 0। रिफ्लेक्टिविटी क्या होती है, 0। अल्फा बराबर होता है किसके, 1 के। तो ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी, जो सारी रेडिएशन को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। समझ आ रहे, इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। क्लियर रहेगा ना, ठीक है। ब्लैक बॉडी के एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे स्टार हैं। क्या है, स्टार्स ना, सन है, ये सब। समझ आ रहे ना, जितने स्टार्स हैं वो किसके अंदर लिए जाते हैं, ब्लैक बॉडी के अंदर। समझ आ रहे। और एक एग्जांपल और होता है लैम्प ब्लैक जो होता है वो काजल जो आंखों में लगाते हैं ना, पहले लगाते थे, वो क्या कहलाता है, लैम्प ब्लैक। और एक होता है आर्टिफिशियल, कैसी होती है, आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी। आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी क्या होता है वो देखिएगा, आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी। ये 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी क्या होता है, जैसे एक ये है, ठीक है, अंदर की तरफ, अंदर वाले हिस्से में, इसके अंदर वाले हिस्से में ना, ये लैम्प ब्लैक लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, लैम्प ब्लैक मतलब ये वाली पॉलिश कर दी जाती है। अब क्या होगा, एक पतला सा यहाँ पे बहुत ही पतला सा होल कर देते हैं, होल कर दिया। अब यहां से रेडिएशन आएगी, यहां से रेडिएशन आएगी ऐसे ना। अब एक पॉसिबिलिटी है कि जिस लाइन में रेडिएशन आ रही है उसी लाइन में टकरा करके फिर वापस हो जाए। तो इस पॉसिबिलिटी को खत्म करने के लिए एक तिरछा सा ऐसे यहाँ पे वो लगा देते हैं, डिफ्लेक्टर। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, डिफ्लेक्टर लगा देते हैं ना। अब जब इस पे डिफ्लेक्टर पे पड़ेगी ना ये लाइट, तो ये क्या होगी, ऐसे मुड़ जाएगी। तो मुड़ जाएगी तो ये लगातार इसके अंदर ऐसे क्या रहेगी, टकरा करके ऐसे चलती रहेगी, ऐसे
चलती रहेगी और इसी के अंदर हमेशा के लिए रह जाएगी। तो जो भी रेडिएशन आएगी इसी के अंदर रह जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल ब्लैक। समझ पा रहे हैं ना? अब एब्जॉर्ब होने के बाद एक काम और हो सकता है, जैसे यहां से लाइट आई इसके अंदर पड़ी रह गई, तो ये बाहर निकल सकती है हीट के फॉर्म में अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो, लेकिन इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो एब्जॉर्ब कर लिया तो एब्जॉर्बिटिविटी कितना हो गई? 1 हो गई। समझ? तो इसे क्या बोलेंगे? ब्लैक। ब्लैक बॉडी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि खाली एब्जॉर्ब करेगी ना, अपने अंदर से एनर्जी को निकाल भी सकती है, उसे बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन वर्ड की जो मीनिंग है वो क्या है? रेडिएशन मतलब एब्जॉर्ब करने के, जैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो तो आपको ऐसा उसको टच करने पे, उसके करीब जाने पे ऐसा लगता है कि वो एनर्जी निकाल रहा है, लगता है, महसूस होता है ना? तो ऐसे ही ये एनर्जी को निकाल सकता है। अच्छा, निकालने को क्या बोलते हैं? रेडिएशन। निकालने को क्या बोलते हैं? तो ये रेडिएट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ जो अंदर आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर के बाहर नहीं जाएगी या कुछ ऐसा नहीं होगा। समझ आ रही ना बात? तो ये कौन सी है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। समझ आ रहे ना? क्लियर रहेगा ना? ब्लैक बॉडी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कर चुके ना? देखो, वो क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, मैं ऐसे थ्योरेटिकली करा देता हूँ। 1 मिनट, बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लैक बॉडी? उसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ था ब्लैक लैंप। ब्लैक लैंप मतलब काला, ठीक है? तो वो ब्लैक बॉडी नहीं होता, लैंप ब्लैक ब्लैक बॉडी होता है। याद रखना, ब्लैक लैंप नहीं होता। कौन होता है? लैंप ब्लैक ब्लैक बॉडी। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ था? ब्लैक लैंप। क्या दिया हुआ था? ब्लैक लैंप। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी, ये वाले का था, तो यही वाला सही है ना? ये क्या है? ब्लैक बॉडी। ठीक है? तो वो बहुत हल्का सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसको मतलब मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, उस क्वेश्चन को। तो ये हो गया। एक बॉडी होती है जिसका नाम होता है स्पेकुलर। क्या होता है? ये ब्लैक बॉडी हो गई। दूसरी बॉडी जिसका नाम क्या होता है? स्पेकुलर बॉडी। स्पेकुलर बॉडी क्या होती है उसको समझ लेते हैं। स्पेकुलर बॉडी ऐसी बॉडी जिसकी रिफ्लेक्टिविटी कितने के बराबर हो? 1 के बराबर। रिफ्लेक्टिविटी कितने के बराबर हो? 1 के बराबर। तो अल्फा प्लस क्या है? रो प्लस ट्रांसमिटिविटी कितने के बराबर होती है? 1। ट्रांसमिटिविटी क्या हो? 0। और एब्जॉर्बिटिविटी क्या हो? 0। सिर्फ क्या हो? रिफ्लेक्टिविटी। तो सिर्फ रिफ्लेक्टिविटी होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? स्पेकुलर बॉडी। और एक चीज, अच्छा ऐसे कंपैरिजन में देखिए, ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? सारी एब्जॉर्ब कर ले, और जो सारी रिफ्लेक्ट कर दे उसे व्हाइट बॉडी बोलते हैं। तो स्पेकुलर के साथ साथ इसे क्या बोल सकते हैं? व्हाइट बॉडी भी बोल सकते हैं। व्हाइट बॉडी। तो ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? जो सारी रेडिएशन को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। और स्पेकुलर बॉडी या व्हाइट बॉडी किसे कहते हैं? जो सारी रेडिएशन को क्या कर दे? रिफ्लेक्ट कर दे। समझ आ रही ना बात? और एक और तीसरा, ट्रांसपेरेंट बॉडी। कौन सी? ट्रांसपेरेंट बॉडी। ट्रांसपेरेंट क्या करेगी? ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या करेगी? जिसकी ट्रांसमिटिविटी कितना होगी? 1 होगी। ट्रांसमिटिविटी कितना होगी? 1। तो एब्जॉर्बिटिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांसमिटिविटी कितने के बराबर हो? 1। तो एब्जॉर्बिटिविटी कितना होगी? 0। रिफ्लेक्टिविटी कितना होगी? 0।
ट्रांसमिटिविटी कितने के बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, एक बॉडी और देख लेते हैं, ओपेक बॉडी। कौन सी? ओपेक, ओपेक बॉडी। ओपेक बॉडी का मतलब क्या होता है? जिसकी ट्रांसमिटिविटी जीरो हो, जिसकी ट्रांसमिटिविटी क्या हो? जीरो। तो ट्रांसमिटिविटी जीरो, अल्फा प्लस रो प्लस ट्रांसमिटिविटी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, ट्रांसमिटिविटी जब जीरो होगी तो क्या बचेगा? अल्फा एब्जॉर्बिटिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी बराबर हो किसके? 1 के। तो उसको क्या बोलते हैं? ओपेक बॉडी। क्या बोलते हैं? ओपेक बॉडी ना। कैसे याद रखोगे? जो सारी एब्जॉर्व कर ले ब्लैक, जो सारी रिफ्लेक्ट कर दे व्हाइट या स्पेकुलर ना, और जो सारी ट्रांसमिट कर दे उसे ट्रांसपेरेंट, और जिसकी ट्रांसमिटिविटी जीरो हो उसे ओपेक बॉडी। ठीक, हो गया। एक और बॉडी थोड़ा सा देख लेते हैं, ग्रे बॉडी। कौन सी बॉडी? ग्रे बॉडी, ग्रे बॉडी ना। ध्यान से सुनिएगा, ग्रे बॉडी क्या होता है? ठीक। अच्छा, ये क्या कहते हैं, आपकी ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो भी रेडिएशन आएगी वो पूरी पूरी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। सिर्फ क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कितना होगा? एब्जॉर्प्शन कितना होगा? 100%। कितना होगा? 100%। अगर आपकी बॉडी ग्रे है, कैसी है? ग्रे है, ठीक है, और उस पे आकर के रेडिएशन पड़ती है, ये कौन सी बॉडी है? ग्रे है। तो इसमें से एक फिक्स अमाउंट लगभग एब्जॉर्ब कितना परसेंट? 60% या 40%, मतलब इससे कम ही होगा। तो उसे क्या बोलेंगे? ग्रे बॉडी। क्या बोलेंगे? ग्रे बॉडी। क्या बोलेंगे? ग्रे बॉडी। समझ आ रहे हैं? अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, इसमें देखिए 100% एब्जॉर्व हो रही है, तो टेम्परेचर आप कुछ भी चेंज करा लें, ये 100% ही एब्जॉर्व करेगी। या अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन ला करके डालिए, तब भी ये क्या करेगा? सारी रेडिएशन को क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा। तो ऐसे ही एकदम इसके जैसा इसका नेचर होता है, बस इसमें एब्जॉर्प्शन क्या होता है? कम होता है। इस पे किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन डाल दीजिए, अगर ये 60% एब्जॉर्व करने की ताकत रखता है तो 60% ही एब्जॉर्व करेगा। समझ आ रहे हैं? मतलब ये इनका एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है, वो टेम्परेचर और वेवलेंथ पे क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट। तो लिख लीजिएगा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी एंड ग्रे बॉडी are independent of क्या? टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। कुछ भी बॉडी का टेम्परेचर कर लीजिए या कोई भी रेडिएशन की वेवलेंथ चेंज करा लीजिए, अगर ये 100% एब्जॉर्व करता है तो 100% करेगा, ये 60% एब्जॉर्व करता है तो 60% करेगा। बाकी ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडी के अलावा अगर कोई बॉडी होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन का जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है? चेंज होता रहता है। ये एग्जाम्पल के लिए 60 कहा है। ग्रे बॉडी ऐसी भी हो सकती है जिसका एब्जॉर्प्शन 40% हो, 50% हो, लेकिन फिक्स रहेगा, वो टेम्परेचर और वेवलेंथ के साथ चेंज नहीं करे। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, समझ आए? कोई बॉडी ऐसी होती नहीं है, सबका एब्जॉर्प्शन रेट टेम्परेचर के साथ वेवलेंथ के साथ क्या होता है? चेंज होता है। बस हम कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए इसको हम मान लिए। ठीक, अब हेडिंग डालिए प्रीवोस्ट थ्योरी। प्रीवोस्ट थ्योरी
ठीक है, प्रीवोस्ट थ्योरी, प्रीवोस्ट थ्योरी। प्रीवोस्ट थ्योरी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, वो एक ही टाइम पे दोनों काम करती है। वो एनर्जी एमिट भी करती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी करती है एक ही टाइम पे। कोई बॉडी है, अगर ये कहा जाए, अभी तक हम हीट ट्रांसफर में क्या कहते थे, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो हीट क्या करती है, लूज करती है, और जिसका कम होता है वो क्या करती है, गेन करती है। प्रियोस थ्योरी कहती है कि ऐसा, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिए, एनर्जी जो होती है ना, कोई बॉडी है किसी टेम्परेचर पे, तो वो सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करती या सिर्फ एनर्जी देती नहीं है, समझ आए, ये एब्जॉर्ब भी करती है और एमिट भी करती है एक ही टाइम पे। तो जैसे मान लेते हैं किसी बॉडी का टेम्परेचर टी है, ये टी है, इक्विलिब्रियम में है अभी सराउंडिंग के साथ, तो इसका टेम्परेचर कितना है, टी है, और बाहर का भी टेम्परेचर कितना है, टी है। तो ये जितना हीट एब्जॉर्ब कर रही है उतना हीट निकाल रही है, इसीलिए इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। तो कहने का सेंस ये है, यहां पे प्रियोस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो किसी बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है ना, वो जितना एब्जॉर्ब हीट करती है उतना ही क्या करती है, निकालती है। इस वजह से इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है, डायनामिक, एब्जॉर्ब भी करता है और रिलीज भी करता है। और वैसे हमारा सेंस क्या आता है, ना हीट देता है ना लेता है, ये कॉन्सेप्ट गलत है, बल्कि क्या है, जितना हीट देता है उतना हीट लेता है, इसलिए इसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अगर मैं मान लेता हूं कोई बॉडी है, वो एनर्जी को रेडिएट कर रही है, एनर्जी को क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है, ये इस तरह से एनर्जी को क्या कर रही है, रेडिएट ना, एनर्जी को ये रेडिएट कर रही है। रुक जाना, मस्ती नहीं। ये कोई बॉडी है, एनर्जी को रेडिएट कर रही है, और मान लेते हैं ये साथ में क्या कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है। क्या कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है। अगर ये दोनों बराबर है, जितना एमिट कर रही है उतना एब्जॉर्ब कर रही है, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। एब्जॉर्प्शन बराबर है, पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन बराबर है पावर ऑफ एमिशन के ना। पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन बराबर है किसके, पावर ऑफ एमिशन के। तो इसका मतलब टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, बॉडी का टी है, और बाहर ये सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, टी एस। तो इसका मतलब क्या है, टी बराबर है किसके, टी एस के। जितना ये हीट निकाल रहा है टी टेम्परेचर पे होने की वजह, उतना ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर ऐसा हो जाए, ध्यान से देखना, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, ज्यादा, और सराउंडिंग का क्या हो जाए, कम, तो कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, निकालने वाली, एमिट वाली क्या होगी, ज्यादा। तो पावर एमिट का क्या होगा, ज्यादा, और एब्जॉर्प्शन का क्या होगा, कम। एब्जॉर्प्शन का क्या होगा, कम ना। एमिशन ज्यादा होगा, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इस वजह से क्या होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ वो अपना क्या करेगा, टेम्परेचर घटता जाता है, इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है कि नहीं जाता। ठीक है, अगर ऐसा हो, सराउंडिंग का ज्यादा हो और बॉडी का कम हो, तब क्या होगा, तब एब्जॉर्प्शन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। एब्जॉर्प्शन पावर क्या होगी, ज्यादा, और एमिशन पावर क्या होगी, लेस। ये बात लिख लीजिए, पीए क्या है, एब्जॉर्प्शन पावर, और पीई क्या है, एमिशन पावर। नहीं तो भूल जाएगा, कर लीजिए इसको प्रियोस थ्योरी। चलो, ये हो जाने के बाद अगला देखिएगा, किरचॉफ्स लॉ। क्या देखेंगे, किरचॉफ्स लॉ। तो ये बात समझ आ गई ना। हमेशा क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है जब टेम्परेचर किसी बॉडी का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जितना हीट एब्जॉर्ब करता है उतना हीट एमिट करता है। ठीक, चलो अगली चीज देखिएगा, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ
ना, किरचॉफ्स लॉ। आपने एक जगह और पढ़ा था केसीएल केवीएल इलेक्ट्रिसिटी में, ये दूसरा है, ये रेडिएशन के लिए किरचॉफ्स लॉ ना। किरचॉफ्स ने क्या बताया कि अगर दो बॉडी, एक कौन है, ब्लैक है, और एक कौन है, ये ब्लैक बॉडी है, और एक कोई ग्रे बॉडी है, ठीक है, कौन सी है, ग्रे बॉडी है। अब ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो इन्होंने बताया अगर दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो उनका एमिसिव पावर, ध्यान से सुनना वर्ड, एमिसिव पावर डिवाइड बाय एब्जॉर्वेटिविटी, अभी मैं समझा रहा हूं सब, एमिसिव पावर डिवाइड बाय एब्जॉर्वेटिविटी, ये किसके लिए है, बॉडी के लिए। कौन सी बॉडी, ये वाली बॉडी ना, ये ब्लैक है और ये कौन सी है, ग्रे वाली, ठीक है। ये हाइपोथेसिस है तो इसको नॉर्मल बॉडी मान सकते हैं, ठीक है, इसीलिए एज्यूम कर लिया ताकि कोई दिक्कत ना है, ठीक है। ग्रे बॉडी होती नहीं है, बस एज्यूम कर लिया जाता है कि इसको ग्रे, तो ये ब्लैक बॉडी और ये ग्रे टाइप की बॉडी। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1 कर देता हूँ, ये ब्लैक बॉडी और ये 1 है। तो इसका इमिसिव पावर, इसका और इसका कौन सा, ये कौन सा पावर है, एब्जॉर्वेटिव पावर का रेशियो बराबर होगा इमिसिव पावर किसका, ब्लैक बॉडी का, डिवाइड बाई एब्जॉर्वेटिव पावर किसका, एब्जॉर्वेटिव पावर बोलिए या एब्जॉर्वेटिविटी, ये किसका होगा, ब्लैक बॉडी का। समझ आ रही है। अगर तीसरी बॉडी इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, ये एक और, इसका नाम 2 रख देते हैं ना, तो इसका भी ये जो रेशियो है इमिसिव पावर डिवाइड बाय कौन, ये एब्जॉर्वेटिविटी, इसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अगर चौथी होगी तो चौथे का भी ये रेशियो जो है हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अब सबसे पहले इमिसिव पावर समझ लेते हैं, फिर फील आएगा। इमिसिव पावर, इमिसिव पावर, इमिसिव पावर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये बेसिकली इंटेंसिटी है। क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ना, इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्या कहलाता है, एमिसिव पावर, या क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी कहलाएगा। समझ आ रही ना बात, क्लियर है ना। इंटेंसिटी क्या होती है यार, एमिसिव पावर, एमिसिव पावर इंटेंसिटी ही है। वो क्या होता है, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ आ गई ना बात। ये एमिसिव पावर हो गया ई, जो इसको कैसे दिखाते हैं, कैपिटल ई से, किससे दिखाते हैं, कैपिटल ई। तो कैपिटल ई क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हो गया ई, डिवाइड बाई अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा जो है एब्जॉर्वेटिविटी है, एब्जॉर्बिविटी। अच्छा ये वाली चीज मैं पढ़ा चुका हूं, एब्जॉर्बिविटी क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय हीट टोटल, कौन सी, टोटल ना, हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय हीट टोटल, या एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाय एनर्जी टोटल, ये क्या कहलाता है, एब्जॉर्बिविटी कहलाता है ना। और एब्जॉर्बिविटी का दूसरा नाम भी होता है एब्जॉर्बिटिव पावर, एब्जॉर्बिटिव पावर। ध्यान से, अभी कंफ्यूजन पैदा होगी आगे चल के, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं। एमिसिव पावर क्या है, इंटेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एब्जॉर्बिटिव पावर जैसे एमिसिव पावर है, वैसे एब्जॉर्बिटिव पावर की डेफिनेशन होना चाहिए था। जैसे इसमें एमिसिव में क्या होता है, एनर्जी निकलती है, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होना चाहिए ना। तो ऐसे एब्जॉर्बिटिव पावर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। समझा,
कि इसमें क्या हो जाएगा, जैसे एनर्जी एमिटेड की जगह पे क्या हो जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसा नहीं है। एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाई टोटल को बोलते हैं एब्जॉर्बिटिव पावर। समझ आ रहे? तो इमिसिव पावर और एब्जॉर्बिटिव पावर में क्या है, डिफरेंस है। समझ आ रही ना? और ये क्या होता है, इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी आपको पता है, समझ आ रही ना? तो अब यहां तक हो जाने के बाद अब देखिएगा, थोड़ा एक बात बताइएगा, अल्फा क्या है, ये वाली क्या है, ये ब्लैक बॉडी है, और बाकी ये दो बॉडी इस ब्लैक बॉडी के साथ किसमें है, इक्विलिब्रियम। तो इस पहली बॉडी का इमिसिव पावर डिवाइड बाई एब्जॉर्बिटिव पावर या एब्जॉर्बिटिविटी का रेशियो जो होता है वो हर बॉडी के लिए क्या होता है, सेम होता है। अगर सेम टेम्परेचर पे ये रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। समझ आए? इसी को बोलते हैं क्या, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। नहीं समझ आई बात? इमिसिव पावर डिवाइड बाई कौन सा पावर, एब्जॉर्बिटिविटी या एब्जॉर्बिटिव पावर ना। अच्छा, अब ईमानदार से इससे बताइए, अगर ये रेशियो सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं, हर बॉडी का, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो कोई और बॉडी हो, उसका रेशियो इमिसिव पावर और एब्जॉर्बिटिव पावर का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो ईमानदारी से बताइए, ब्लैक का ये अल्फा बी कितने के बराबर होता है, एब्जॉर्बिटिविटी कितने के बराबर होती है ब्लैक बॉडी की? पहली लाइन यही पढ़ाया है आज के क्लास में। कितना होता है ब्लैक बॉडी के लिए, अल्फा 1 होता है। तो इस फार्मूले में पुट कर सकते हो 1, इस फार्मूले में पुट कर सकते हो 1, इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हो 1। तो यहां से आपको एक रेशियो नहीं मिल रहा है, ये सारी बॉडी किस पे है, सेम टेम्परेचर पे ना, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ये थर्मल इक्विलिब्रियम के टाइम होगा, तो अगर इन दो बॉडी का कंपैरिजन करिए तो E1 डिवाइड बाई अल्फा 1 बराबर होगा किसके बराबर होगा, EB के। ये तो 1 के बराबर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, E1 डिवाइड बाई EB बराबर हो जाएगा किसके, अल्फा 1 के। आपको पता है यहां से एब्जॉर्बिटिविटी की एक और डेफिनेशन मिल गई, ध्यान से सुनना। एब्जॉर्बिटिविटी किसे कहते हैं, E क्या है बताइए, एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी डिवाइड बाई इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी हमेशा बराबर होता है इस पहली वाली बॉडी के एब्जॉर्बिटिविटी के। एक और डेफिनेशन बन गई कि नहीं? इससे पहले एब्जॉर्बिटिविटी या एब्जॉर्बिटिव पावर क्या होता था, एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाई टोटल एनर्जी इंसिडेंट, ये होता था। अब देखिए क्या बन गया, अगर कोई बॉडी किसी ब्लैक बॉडी के साथ किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो उस बॉडी का इमिसिव पावर डिवाइड बाई इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्जॉर्बिटिविटी। क्या, एब्जॉर्बिटिविटी। अब यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होगी, सुनिएगा अगला वर्ड, इसीलिए मैं बोलने से थोड़ा सा कतरा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये वाला जो है रेशियो, इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी डिवाइड बाई इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ये जानते हैं कितने के बराबर होता है, स्मॉल ई के बराबर बोला जाता है। और इसे बोलते हैं, जानते हैं क्या, इसे बोलते हैं इमिसिविटी। क्या बोलते हैं, इमिसिविटी। क्या बोलते हैं, इमिसिविटी। और इसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बिटिविटी। इसे क्या बोलते हैं, इमिसिविटी। इसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बिटिविटी। ये किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है, यहां पे किरचॉफ जोड़ लीजिएगा। कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ ना। इमिसिविटी बराबर होती है किसके, एब्जॉर्बिटिविटी। अब ध्यान से सुनिए, एक बार पूरा समराइज मैं करता हूं। सबसे पहला किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो है, चाहे जितनी नंबर ऑफ बॉडी किसमें हो, इक्विलिब्रियम में हो, हर बॉडी का इमिसिव पावर डिवाइड बाई एब्जॉर्बिटिव पावर या एब्जॉर्बिटिविटी बोलिए, एब्जॉर्बिटिव पावर बोलिए या एब्जॉर्बिटिविटी, सबका क्या होता है, रेशियो सेम होता है। ये किरचॉफ्स क्या है, फर्स्ट लॉ। समझ आ रहे? फिर किरचॉफ फर्स्ट लॉ में मैंने एक चेंज किया, अब मतलब वो हम जानते हैं,
अल्फा की वैल्यू जो ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्बिटिविटी की वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। कितने के बराबर? 1 के बराबर। तो यहां से जब हमने देखा तो यहां से हमने क्या पाया? इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी डिवाइड बाई इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, इसका जो रेशियो होता है वो कितने के बराबर होता है? एब्जॉर्बिटिविटी ऑफ दैट बॉडी। अगर यहां पे E2 होता तो यहां पे एब्जॉर्बिटिविटी किसकी होती? E2 की होती। समझ है? तो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब सारी बॉडीज किस में हो? थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो किसी बॉडी का इमिसिव पावर डिवाइड बाई इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी किसके बराबर होता है? एब्जॉर्बिटिविटी। और इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी डिवाइड बाई इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज आल्सो कॉल्ड एज इमिसिविटी। इमिसिविटी बराबर होती है किसके? एब्जॉर्बिटिविटी ना। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, एब्जॉर्बिटिविटी को, एक मिनट सुनना ताकि एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, फिर निकलेगा नहीं आराम से। पहली चीज इमिसिव पावर, क्या? इमिसिव पावर। तो जैसे इमिसिव से वर्ड से ऐसा लगता है कि एनर्जी निकलती है, तो इमिसिव पावर को इंटेंसिटी बोलते हैं, और इंटेंसिटी का सीधा मतलब होता है क्या? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये हो गया। अब क्या होगा? एब्जॉर्बिटिव पावर। तो एब्जॉर्बिटिव पावर को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बिटिविटी। एब्जॉर्बिटिविटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाई टोटल एनर्जी ना। तो देखना ध्यान से, इमिसिव पावर इंटेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, लेकिन एब्जॉर्बिटिव पावर उससे रिलेट करके डेफिनेशन नहीं है ना। एब्जॉर्बिटिव पावर या एब्जॉर्बिटिविटी क्या होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइड बाई टोटल एनर्जी इंसिडेंट। समझ गए ना? अब एब्जॉर्बिटिव पावर ही क्या है? एब्जॉर्बिटिव पावर ही क्या है? एब्जॉर्बिटिविटी है। एब्जॉर्बिटिव पावर ही क्या है? एब्जॉर्बिटिविटी है। अब देखो यहां पे आ जाते हैं, यहां पे आने के बाद किरचॉफ फर्स्ट लॉ समझ लिए। किरचॉफ सेकंड लॉ में क्या होता है? इमिसिविटी बराबर होती है किसके? इमिसिविटी बराबर होती है किसके? एब्जॉर्बिटिविटी के। इमिसिविटी किसे कहते हैं? इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइड बाई इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड एज इमिसिविटी। और इमिसिविटी बराबर होती है किसके? एब्जॉर्बिटिव। बस फर्क खाली एक याद रखिएगा, और वो फर्क खाली क्या याद रखना है? ध्यान से सुनना, इमिसिविटी बराबर होती है किसके? एब्जॉर्बिटिविटी के। एब्जॉर्बिटिविटी का दूसरा नाम क्या है? एब्जॉर्बिटिव पावर। लेकिन इमिसिविटी का दूसरा नाम इमिसिव पावर नहीं है ना। एब्जॉर्बिटिविटी का दूसरा नाम क्या है? एब्जॉर्बिटिव पावर। लेकिन इमिसिविटी का दूसरा नाम इमिसिव पावर नहीं है। बस इतनी बात याद रखना, क्लियर रहेगा ना। अभी मैं एक एक चीज लिखा देता हूं, ये कर लीजिए। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ है और ये किरचॉफ सेकंड लॉ। लिख चुके? इमिसिविटी की डेफिनेशन लिखिएगा। इमिसिविटी क्या होती है? इमिसिविटी डेफिनेशन लिखिएगा। इमिसिविटी इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइड बाई इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। हाँ, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये हो गया इमिसिविटी। एब्जॉर्बिटिविटी आप जान ही गए, ठीक है। एक बार मतलब मेरे साथ दोहराइएगा। एक एक चीज मैं आपसे पूछता हूं। इमिसिव पावर की डेफिनेशन बताइए। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एब्जॉर्बिटिविटी हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाई टोटल एनर्जी इंसिडेंट। एब्जॉर्बिटिविटी को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बिटिव पावर बोलते हैं। और एक चीज हम देखते हैं, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है? इमिसिविटी बराबर होती है किसके? एब्जॉर्बिटिविटी के। इमिसिविटी बराबर होती है किसके? अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इमिसिविटी बराबर होती है किसके? एब्जॉर्बिटिविटी के। इमिसिविटी क्या होती है? इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइड बाई इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। और लास्ट में फाइनली एक बात याद रखना है, एब्जॉर्बिटिव पावर एब्जॉर्बिटिविटी सेम होती है, इमिसिव पावर और इमिसिविटी सेम नहीं होती।
समझ आ रही ना? क्लियर रहेगा? चलो, इसमें कंफ्यूजन नहीं पैदा होनी चाहिए। अब लास्ट लाइन सुनिएगा जिस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है? इस पे मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा थ्योरेटिकल। 1 मिनट, इधर लिख चुके ना? अगली बात सुनिएगा यहाँ पे कोने में, ठीक? ध्यान से। इमिसिविटी बराबर है किसके? एब्जॉर्बिटिविटी। मतलब अगर कोई बॉडी के पास ताकत है बहुत एनर्जी निकालने की, तो उस बॉडी के पास इनबिल्ट, मतलब उसी इंस्टेंट पे एब्जॉर्ब करने की भी ताकत उतनी ही होती है। यही है ना, इमिसिविटी बराबर है किसके? मतलब अगर कोई बॉडी, जैसे ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, वो एमिट भी मैक्सिमम कर सकती। समझ आ रहा? तो ये दोनों जुड़े हुए टर्म है। अगर किसी के पास इमिसिविटी ज्यादा है तो उसके पास एब्जॉर्बिटिविटी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ आ रही ना बात? ये किसने बताया? किरचॉफ्स ने। और किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ याद रखिए, ठीक है? बढ़िया से रटा रहना चाहिए। चलिए अब इसके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, बताइए कौन सा सही होगा? पढ़िएगा। ए बॉडी दैट इज ए गुड रेडिएटर। गुड रेडिएटर मतलब निकालना एनर्जी, अपने अंदर से एनर्जी को क्या करना? निकालना। गुड रेडिएटर इज आल्सो गुड एब्जॉर्बर। यही तो है किरचॉफ का ना, यही है ना किरचॉफ का। तो गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन एट गिवन वेवलेंथ। तो ये बात क्या है? सही है। अभी हमने पढ़ा इमिसिविटी बराबर होती है किसके? एब्जॉर्बिटिविटी। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ द एब्जॉर्बिटिविटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू इमिसिविटी एट ए गिवन वेवलेंथ। तो इसी वजह से इमिसिविटी बराबर होती है एब्जॉर्बिटिविटी के। इसी वजह से तो हम कह रहे हैं जो अच्छा रेडिएटर होता है वो अच्छा एब्जॉर्बर भी होता है। इसका मतलब क्या है? असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर रहेगा ना? ये हो गया किरचॉफ्स के बारे में, ठीक है? और एक साल सिंपल से पूछा था कौन सा लॉ है जो इस बात को जस्टिफाई करता है कि जो अच्छा रेडिएटर होता है वो अच्छा एनर्जी का एब्जॉर्बर भी होता है? कौन है? किरचॉफ्स। समझ आ रही ना? तो उसको मैं नहीं करा रहा, ठीक? चलो देखो, हेडिंग डालो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम समझते हैं क्या होता है, ठीक है? तब हमें ये बढ़िया से समझ आएगा, ठीक? ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम वर्ड का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, ग्रुप रेडिएशन का जिसमें कई वेवलेंथ की रेडिएशन हो। ग्रुप हो किसका? रेडिएशन का, जिसमें क्या हो? अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन हो, उसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना। तो हमने ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम बनाने की कोशिश की। इधर रखा वेवलेंथ, क्या रखा? वेवलेंथ, और इधर रखा इंटेंसिटी। क्या रखा? इंटेंसिटी, ठीक? इंटेंसिटी को रखा और इधर वेवलेंथ को रखा। तो हमें जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर बॉडी का क्या रखा? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट टी टेम्परेचर पे जो किसी बॉडी से रेडिएशन निकलती है,
रेडिएशन निकलेगी ना, जब कोई बॉडी टेम्परेचर टी पे वो रेडिएशन एमिट करेगा ना, तो रेडिएशन जो एमिट करेगा, वो जो एमिटेड रेडिएशन है ना, उसी का हम इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, रेडिएशन मतलब स्पेक्ट्रम मतलब उसमें कई वेवलेंथ की रेडिएशन है ना, कई वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ के साथ हमने क्या किया, इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया, तो कुछ इस तरह से दिखा, ऐसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ना। यहां पे क्या चीज है, अच्छा वेवलेंथ आगे की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ रही है तो आप देख रहे हो इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही, फिर उसके बाद वेवलेंथ और बढ़ी तो इंटेंसिटी क्या शुरू हो गई, घटना शुरू हो गई। तो ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ है किसके लिए, ब्लैक बॉडी के। तो इसी को बोलते हैं क्या चीज, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग इंटेंसिटी, समझे। जैसे देखिए इस वेवलेंथ पे, इस वेवलेंथ पे ये इंटेंसिटी, इस वेवलेंथ पे ये इंटेंसिटी, इस वेवलेंथ पे ये इंटेंसिटी। अच्छा यहां पे इंटेंसिटी क्या है बताइए, आई क्या है, मैक्सिमम है, आई क्या है, मैक्सिमम है ना। इंटेंसिटी इस वाले पे क्या है, मैक्सिमम है, इसको बोलते हैं लेमडा एम। ध्यान से सुनना, ये वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, लड़का गलत समझ जाता है, ये वो वेवलेंथ है जिसपे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। और डिवल नेचर में आप पढ़ चुके हो, इंटेंसिटी मैक्सिमम होना मतलब, जैसे ये अलग अलग वेवलेंथ है ना, अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग इंटेंसिटी है ना, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग। तो इंटेंसिटी अलग अलग, ये वो वेवलेंथ है जिसकी इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। ये वो वेवलेंथ है जिसकी इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, समझ रहे। और इंटेंसिटी मैक्सिमम ऐसे समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था कि अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, बस मैं ये समझ के रखने के लिए आपके दिमाग में बता रहा हूं। इंटेंसिटी मैक्सिमम मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन क्या होगा, ज्यादा। तो नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होना मतलब, हाँ नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होना मतलब क्या, रेडिएशन ज्यादा है, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा है। तो नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होना मतलब ये वो वेवलेंथ है जिसपे नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होते हैं, ये वो वेवलेंथ है जिसपे नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होते हैं, या इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्लियर रहेगा ना। अब देखिए इसको पढ़ने से क्या हुआ, मैंने आपको शुरू में बताया था जो हमारे स्टार्स हैं वो कैसे हैं, ब्लैक बॉडी, क्या है, ब्लैक बॉडी है। तो देखिएगा अगर मैं ये वाला स्पेक्ट्रम, अभी वो समझ आएगा, जो स्टार्स हैं वो क्या है हमारे, ब्लैक बॉडी। तो स्टार्स अगर ब्लैक बॉडी है, उनका स्पेक्ट्रम अगर मैं बना लेता हूं ना, अगर मुझे उसकी लेमडा एम की वैल्यू पता चल जाए तो मुझे टेम्परेचर पता चल जाएगा। वही रिलेशन क्या कहलाता है, समझे। तो ये स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या, स्टार्स का टेम्परेचर पता करने के लिए, समझ आ। अब देखो यहां पे मान लेते हैं ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है वो टेम्परेचर तब का है जब मान लेते हैं 300 केल्विन था, कितना था, 300 केल्विन। अब हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 300 से कितना कर दिया, 400 कर दिया, कितना कर दिया, 400 केल्विन। फिर और टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 500 केल्विन। तो हमने प्रैक्टिकली जानते हैं क्या पाया ग्राफ में, ये 400 के लिए देखिए बना रहा हूं मैं, ये 400 के लिए, ये 400 के लिए, और ये वाला जो है ये 500 के लिए, ये वाला 500 के लिए। आपको दिख रहा है ये लेमडा एम इसका यहां पे था और इसका लेमडा एम यहां पे है ना, और इसका लेमडा एम यहां पे। अच्छा लेमडा एम टेम्परेचर बढ़ने पे क्या हो रहा है, ये कितना है 300, ये कितना है 400, और ये कितना है 500 ना। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेमडा एम की वैल्यू क्या हो रही है, तो लेमडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ना। मतलब ये जो स्पेक्ट्रम वाला लाइन है ना, समझा, उसमें ये जो लेमडा एम है ना, वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, टेम्परेचर के। तो लेमडा एम प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, एक कांस्टेंट आएगा, इसका नाम क्या है बी, और ये क्या हो जाएगा टी। इसी को बोलते हैं वीन्स
डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, वीन्स कांस्टेंट बोल दीजिए, वीन्स कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, वीन्स कांस्टेंट। और टी क्या है, टेम्परेचर, और लेमडा क्या है, अच्छा लेमडा एम मतलब मैक्सिमम नहीं है, जिसपे इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है, वो वाला इंटेंसिटी जिसपे मैक्सिमम है उस पे ये क्या है, वेवलेंथ है, समझ। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है टेम्परेचर के साथ, कम हो रही, क्लियर है। इसी को बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसी को क्या बोलते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इसकी जो वैल्यू होती है बी की जो वैल्यू होती है 0.0028 मीटर केल्विन के बराबर, समझ गए। अब आप देखिएगा, एक मिनट सुन लीजिए। मान लेते हैं सन है हमारा, ठीक है, सन से लाइट आ रही है, उस लाइट के स्पेक्ट्रम का हमने इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ क्या बनाया, ग्राफ बनाया। तो जिसपे ये मैक्सिमम वैल्यू है, ग्राफ से लेमडा एम पढ़ सकते हो ना, ग्राफ से लेमडा एम पढ़ सकते हो। लेमडा एम अगर आपने पढ़ लिया तो टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो ये जुगाड़ है किसका, स्टार्स का टेम्परेचर पता, लिख लीजिएगा इस बात को, ये जुगाड़ क्या है, स्टार्स का टेम्परेचर पता। क्लियर रहेगा। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहां से क्या निकल के आया, लेमडा एम इंटू टी बराबर होगा किसके, कांस्टेंट, कांस्टेंट बी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओए इस क्वेश्चन को बताइए कौन सा सही होगा। पेन नहीं चलानी है, ऐसे ही जवाब देना, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। lambda m denotes the wavelength at which radioactive emission from a black body at temperature T Kelvin is maximum, ठीक है। देन कौन सा रिलेशन सही, सी वाला, lambda m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी माइनस, कर ले जाओगे ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ए ब्लैक बॉडी कितने टेम्परेचर पे, और एक बात याद रखिएगा, टेम्परेचर केल्विन में रखना है, नहीं तो चला जाएगा आंसर। टेम्परेचर किस में रखना है, केल्विन। एमिट्स रेडिएशन विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट वेवलेंथ इतना, वेवलेंथ दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर ना, आपसे क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा है। तो आपको पता है लेमडा एम इंटू टी बराबर होता है किसके, कांस्टेंट के ना। तो ऐसे लिख सकते हो, लेमडा एम 1 इंटू टी 1 बराबर होगा लेमडा एम 2 इंटू किसके, टी 2 के ना। लेमडा 1 कितना है, 5000 ना, 5000 एंगस्ट्रॉम, यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है, वैसा लेमडा इधर भी है, ठीक है। टेम्परेचर कितना, 1227 में 273 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 1500 ना, बराबर होगा लेमडा एम ना। अब देखिए, इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाई 1000 डिग्री, इंक्रीज बाई है, टू नहीं है, बाई मतलब 1000 बढ़ा दिया गया। तो पहले कितना था 1227, अब उसमें 1000 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 2227, 1000 बढ़ा, तो 2227 में 273 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2500। तो टेम्परेचर कितना हो गया 2500, और लेमडा m2 पता करना है, बताइए कौन सा सही होगा।
2 0 कैंसिल, और ठीक है, कौन सा आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200, कौन सा आ जाएगा 3000, डी वाला सही। कर ले जाओगे, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है। ये वाला मुझे नहीं लगता करने की जरूरत है, फिर उसी पे बेस्ड है। कह रहा है ए ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम वेवलेंथ लेमडा एम एट 2000 केल्विन, इस बार टेम्परेचर खुद ही केल्विन में दे दिया। इट्स करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एट 3000 केल्विन, तो लेमडा एम वन इंटू T1 बराबर होगा किसके, लेमडा एम टू इंटू T2 के। लेमडा एम वन कितना दिया हुआ है, लेमडा एम, और टेम्परेचर T1 कितना दिया हुआ है 2000 ना, 2000। लेमडा एम टू कितना दिया हुआ है, अब पूछा है लेमडा, वो टेम्परेचर T2 कितना दिया हुआ है 3000, कौन सा आ जाएगा 3 0 कैंसिल, लेमडा एम टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 लेमडा एम भाई, कौन सा सही हो जाएगा, बस आंसर हो गया। ठीक, अभी किरचॉफ्स के एक और क्वेश्चन कराने, वो क्या कहते हैं, वीन्स के एक और क्वेश्चन कराने हैं एक दो, वो अलग वैरायटी के हैं, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, पहले एनर्जी पढ़ा लूंगा तब। ठीक, चलो यहां तक क्लियर है, स्टीफेंस पढ़ाना पड़ेगा उसको समझाने के लिए, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक, अब देखो एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूं, विच बॉडी हैज मोर एमिसिव पावर, क्वेश्चन लिखिएगा, विच बॉडी हैव मोर एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, क्वेश्चन है कौन सी बॉडी मोर एमिसिव पावर रखती है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम। ठीक, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये, अच्छा दोनों का फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये वाला इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री ना। ये ग्राफ दे करके पूछा है कौन सी बॉडी का ज्यादा इमिसिव पावर है, तो अब देखिए कितना सिंपल सा है, यहां से शुरू हुआ, यहां से ना, यहां से शुरू हुआ, और यहां पे ये वाला क्या हो गया, खत्म ना, इतना टाइम लग रहा है, यहां से शुरू हुआ यहां पे खत्म। अच्छा ये वाला, ये वाला यहां से शुरू है और यहां पे खत्म, किसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, अच्छा टेम्परेचर कितना फॉल कर रहा है 100 से 50 दोनों का, लेकिन इसमें टाइम कम लग रहा है और इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, तो दूसरे वाले में अगर इसको 1 बोलते हो इसको 2 बोलते हो, तो दूसरे वाले में 100 से 50 होने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब कम एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कम एनर्जी, किसमें ज्यादा इमिसिव पावर है 1 में, तो इमिसिव पावर को किससे दिखाते हो ई से, E1 इज ग्रेटर देन E2, लिख लीजिए। ठीक, इसमें बताइए कौन सा सही है, ध्यान से कौन सा ग्राफ सही है। अच्छा टेम्परेचर बढ़ने पे इस वाले ग्राफ को देखिए, ये वाली लाइन कौन सी है, लो टेम्परेचर पे मैक्सिमम लेमडा है, और ये वाली टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर T1 से T2 हुआ, टेम्परेचर बढ़ा है, बढ़ने के बाद लेमडा एम इधर शिफ्ट हुआ, तो गलत है ना, कौन सा सही है, यहां पे लेमडा एम 1 है और यहां पे लेमडा एम 2 है ना, ये वाला सही है, ये वाला दोनों बराबर है लगभग, और ये वाला
यहाँ पे टेम्परेचर का उल्टा कर दिया है। समझ आ रहे हैं? तो सही कौन सा होगा? ए वाला। समझ गए ना क्वेश्चन? बस वही ग्राफ पूछ लिया था। ठीक है, क्लियर रहेगा? इसको कर लीजिए फोटो, फोटो में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला बताओ। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ए पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन ए फ्लेम। आयरन थे, उसको हीट किया जाता है। फर्स्ट बिकम्स डल रेड, पहले क्या दिख रहा है? रेड। फिर उसके बाद देन बिकम्स रेडिश येलो, फिर उसके बाद फाइनली टर्न टू व्हाइट हॉट। द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द above ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल बाय यूजिंग, कौन से लॉ ने इसको बताया? तो वीन्स। स्पेक्ट्रम की बात किसने की है? अरे अभी डायग्राम बना हुआ था ना, लेमडा वर्सेस इंटेंसिटी, ग्राफ किसने बताया? वीन्स ने बताया ना। अच्छा ये बताओ, ये अलग अलग लेमडा है और ये क्या है? इंटेंसिटी। मतलब एक हिसाब से कह सकते हो एनर्जी। समझ आ रहा? कहने का सेंस ये है, अलग अलग वेवलेंथ पे इंटेंसिटी क्या है? अलग अलग वेवलेंथ पे इंटेंसिटी अलग अलग है ना। अलग अलग वेवलेंथ पे इंटेंसिटी क्या है? अलग है। तो इंटेंसिटी मतलब बात ये किसने की? स्पेक्ट्रम की, वीन्स ने की है। तो कौन से सही हो जाएगा? समझ आ रही ना बात? किसने की है? वीन्स ने। अब एक बात और बताऊं मैं, ह्यूमन बॉडी जो होती है, एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। वो वाला याद है, गामा वाला जो टेबल बनाया था, बताया था, जो सारी रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड और सारा वेवलेंथ वाला, याद है? हैं? हाँ, ठीक है। उसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं, ध्यान से सुनना। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है। आपकी बॉडी जो होती है ना, क्या? आपकी बॉडी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, तो रेडिएशन वो एमिट करती है और एब्जॉर्व करती है। तो जब रेडिएशन वो एमिट करती है ना, तो वो कौन सी रेडिएशन होती है, किस वेवलेंथ की होती है ना? ये वीन्स ही तो बता रहा है ना। समझ आ रहा है? तो आपको मैं बताऊं, उसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है, जो ह्यूमन बॉडी से रेडिएशन निकलती है, वो इंफ्रारेड जोन में आती है। किसमें आती है? IR। तो ये बात लिख लीजिएगा। समझ आ रही है? ह्यूमन बॉडी से जो रेडिएशन निकलती है, वो किस रेंज में पाई जाती है? इंफ्रारेड। समझ आ रही ना बात? तो ये वेवलेंथ की, स्पेक्ट्रम की बात किसने की है? वीन्स ने। ठीक, चलो ये हो गया। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ देखते हैं, ध्यान से सुनिए, 1 मिनट। ये वीन्स पे फिर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया से समझिएगा। ऑन ऑब्जर्विंग लाइट, इसको ऑन ऑब्जर्विंग लाइट फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टार्स, नाम रख लीजिए P, और ये कौन हो गया? Q ना। 2 स्टार हो गए, और ये कौन सा हो गया? तीसरा, इसका नाम क्या है? R। PQR 3 स्टार। It was found that intensity of violet color is maximum in the spectrum P। ये जो P है, इसमें कौन मैक्सिमम है? इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है वायलेट की। इसकी वायलेट की ना। अच्छा, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन कलर इज मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रम R। R में मैक्सिमम कौन है? ग्रीन। R में मैक्सिमम कौन है? ग्रीन। एंड इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रम ऑफ Q। ये Q है। Q में किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है? रेड। किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है? रेड। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हो गए। अच्छा, टेम्परेचर T का कितना है? TP। और Q का कितना है? TQ। और R का कितना है? TR। अब कह रहा है कौन सा बड़ा है, टेम्परेचर किसका ज्यादा है, किसका कम है? तो अब जाएंगे विबग्योर से। किससे जाएंगे? विब विबग्योर से ना। इधर की तरफ लेमडा क्या होता है? बढ़ता है। अच्छा ये बताओ, P वाला
कौन सा कलर ज्यादा है? वायलेट। अगर वायलेट ज्यादा है तो वायलेट की वेवलेंथ क्या है? छोटी। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है? टेम्परेचर ना, समझ आ रहा? तो इसकी वेवलेंथ क्या है वायलेट की? ओए, इन तीनों में सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है? वायलेट की। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा? मतलब इसका वाला। तो टीपी क्या होगा? सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद कौन पड़ रहा है? ग्रीन। फिर उसके बाद रेड आएगा। ग्रीन की वेवलेंथ बीच में है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? बीच में। और ग्रीन किससे निकल रहा है? क्यू से। क्यू हो जाए, हाँ हाँ सॉरी, ग्रीन किससे निकल रहा है? आर से। तो इसकी वेवलेंथ क्या है? बीच में है, तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा? बीच में। और फिर उसके बाद कौन है? रेड। रेड की सबसे क्या है? कम है वेवलेंथ, तो इसका टेम्परेचर वो रेड की वेवलेंथ क्या है? सबसे ज्यादा। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका टेम्परेचर सबसे कम। और ये कौन है? क्यू वाले से क्या हो जाएगा? टी क्यू। क्लियर रहेगा ना? एक बार फिर बता दे रहा हूं, वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ, तो इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा। और रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तो टेम्परेचर सबसे कम। और बीच में कौन होगा? ग्रीन वाला। हाँ, ये नाम याद रखिएगा, किससे ग्रीन निकल रही, किससे रेड निकल रही, नहीं तो क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ना। कितना लंबा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में सही है। ये भी पीवाईक्यू में से है, वीन्स पे। ये वाला बताओ। ए ब्लैक बॉडी इज एट टेम्परेचर इतना ना, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय बॉडी एट वेवलेंथ इतना इज इतना, इतने पे इतना, और इतने पे इतना। वीन्स कांस्टेंट दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ना। सबसे पहले बॉडी कितने टेम्परेचर पे है? कितने पे? लेमडा एम निकाल लो। लेमडा एम इज इक्वल टू क्या होगा? लेमडा एम इज इक्वल टू क्या होता है? बी अपॉन टी ना। बी की वैल्यू कितना दी हुई है? 2.88 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई नैनोमीटर है ना। नैनोमीटर है, यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर केल्विन होती है ना। तो नैनोमीटर को मीटर में बदल लो, 10⁻⁹ ना। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 5765760। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है, जल्दी बताओ। अराउंड 500 नैनोमीटर आ रहा है, देखिए 500 नैनोमीटर आ रहा है अराउंड, अप्रॉक्स कितना आ रहा है? अरे ये 10⁻⁹ तो नैनोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैनोमीटर। अब इसको देखो, ये कितना हो जाएगा? 288 और 3 0। जब कट करोगे, समझ आए, तो सॉल्व करने पे ये इतना आएगा। कितना आएगा? 500 नैनो। 500 नैनोमीटर आ गया। अब देखिए, अच्छा ये बताओ, ये कौन सी वेवलेंथ है जिसपे एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। यही बात कह रहा था, इंटेंसिटी लगभग रिलेट कर सकते हैं किससे? एनर्जी। तो ये वो वेवलेंथ है जिसपे क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। तो कौन सी है? 500 पे एनर्जी कितना है? U2 ना। तो U2 सबसे बड़ी है। U2 क्या है? सबसे बड़ी है। तो U2 किससे बड़ी है? U1 से। U2 सबसे बड़ी होगी, क्योंकि ये वो वेवलेंथ है जिसपे एनर्जी या इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो वो वेवलेंथ हमने निकाल लिया। अब देखा तीनों में कौन करीब है, वही क्या है? मैक्सिमम एनर्जी देगा। ठीक है, तो 500 पे एनर्जी क्या है? U2। तो सबसे ज्यादा कौन होगी? U2। U1 U3 बता नहीं सकते, इसके लिए ग्राफ चाहिए होगा, समझ? लेकिन इतना जानते हैं U1 U3 क्या है? U2 से क्या है? कम।
अब वीन्स क्लियर है ना, है स्पेक्ट्रम पूरा। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। वीन्स क्लियर है ना, स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो देख लेना, ठीक है। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, ये इन्होंने बताया, ध्यान से सुनिएगा। कोई बॉडी अगर टी टेम्परेचर पे है, किस पे है, टी टेम्परेचर पे ना, टी टेम्परेचर पे, तो ये जो एनर्जी एमिट करती है, मतलब इसका जो एमिसिव पावर होता है, एमिसिव पावर को किससे दिखाते हो, ई से। अगर ये मान लेते हैं ब्लैक बॉडी है, तो ये एमिसिव पावर किसका होगा, ब्लैक बॉडी का। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की पावर 4 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर की पावर 4 के। अगर कोई ब्लैक बॉडी है और वो क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है किसी टेम्परेचर टी पे ना, तो किसी टेम्परेचर टी पे अगर ब्लैक बॉडी रेडिएट कर रही है, तो उससे जो एनर्जी, ये क्या है, एमिसिव पावर। एमिसिव पावर जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की पावर 4 के। अच्छा, एमिसिव पावर क्या होता है, एमिसिव पावर, पहले प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम क्या होता है, सिग्मा, और टी की पावर कितना हो जाएगा, 4। ये सिग्मा का नाम क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ना, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा ये बताओ, ये हो गया आपका, प्रोपोर्शनलिटी हटाया। अब देखो ये किससे बना हुआ है, ई। ई क्या है बताइए, एमिसिव पावर, डेफिनेशन पढ़ा चुका हूं। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर क्या होता है बताइए। एमिसिव पावर जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी मतलब हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बराबर होगा किसके, सिग्मा टी की पावर 4 के। अच्छा ये बताओ, ये वाली चीज ध्यान से देखना, ये इतना हिस्सा कितने के बराबर है, पावर के बराबर। किसके बराबर है, पावर। एनर्जी अपॉन टाइम क्या कहलाता है, पावर। जूल पर सेकेंड वाट पावर होती है, पावर बराबर हो जाएगा किसके, सिग्मा ए टी की पावर 4। अच्छा अब देखिए, एक मिनट ध्यान से सुनना, ये पावर अलग चीज है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एमिसिव पावर अलग चीज है। एमिसिव पावर ये है, एमिसिव पावर सिग्मा टी की पावर 4 होता है एमिसिव पावर, और एमिसिव पावर ये नहीं है, ये कौन सा है, नॉर्मल पावर, जो हम फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम। वो पावर जो होता है उसमें क्या होता है, सिग्मा ए टी की पावर 4 होता है। क्या होता है, सिग्मा ए टी की पावर 4 होता है। नहीं समझ आई बात, ये कौन सा पावर है, एमिसिव पावर, और ये वो पावर है जो एनर्जी पर यूनिट टाइम वाला होता है। क्लियर रहेगा ना, ये कितने के बराबर हो गया, इतने के बराबर, समझ गए ना दोनों में फर्क, ठीक है। ये क्या होता है, एमिसिव पावर। एमिसिव पावर आप जानते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। चलो अब कितना मैं बोलूंगा, इतना बहुत हो गया। अच्छा ये बताओ, एक मिनट ध्यान से सुनना, रुक जाओ अभी कर लेना। ये ब्लैक बॉडी का पावर हो गया, और ये ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर हो गया। अब अगली चीज सुनिएगा, हमने प्रियोस थ्योरी क्या पढ़ी थी, प्रियोस थ्योरी में सिर्फ हीट निकलती नहीं है, एब्जॉर्ब भी होती है। तो ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस था। अगर आपको क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर आपको क्वेश्चन में ये बात मेंशन नहीं है कि बाहर टेम्परेचर क्या है सराउंडिंग का, तो आप सिर्फ इसी फार्मूले से सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर हो जाए।
ना। लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर Ts कह दिया, Ts कह दिया, तो ये T पे एनर्जी निकालेगा और Ts पे एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो दो एनर्जी हो गई, एक निकलेगी और एक आएगी। तो इसका मतलब नेट पावर तब फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेट पावर। तो नेट पावर कैसे निकलेगा, देखिएगा, पी नेट इज इक्वल टू पावर एमिटेड माइनस पावर क्या, एब्जॉर्ब ना। अच्छा यहां से फार्मूला देखिए, ये कितने के ओए ये कितने के बराबर है, पावर एमिटेड लिख रहे हो ना, तो सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस सिग्मा ए टी एस की पावर क्या होगा 4। हाँ, ये टेम्परेचर पे क्या होगी, एब्जॉर्ब, फार्मूला तो एक ही है, एब्जॉर्ब। और इस टेम्परेचर पे क्या होगी, निकलेगी। इसका डिफरेंस क्या कहलाएगा, नेट पावर। तो ये नेट पावर है पी नेट, तो पी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नेट इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर, ये हो जाएगा। समझ आ रही ना बात। तो अब देखिए, एक मिनट ध्यान से सुनिए, अगर बाहर का टेम्परेचर नहीं दिया है क्वेश्चन में, सराउंडिंग का, तो आप कहां से काम चला लेंगे, टीएस क्या लेंगे, नहीं लेंगे, तो आपका फार्मूला यही आ जाएगा। और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हुआ है, तब आप इससे नहीं सॉल्व करेंगे, इससे करेंगे। समझ आ रही ना। और दोनों पावर में फर्क समझिएगा, ये पावर कौन सी है जो फिजिक्स में हम पढ़ते आ रहे हैं, इसकी यूनिट क्या है यार, पावर की यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड, इसका मतलब वाट ना। और ये वाली पावर जानते हैं, ये इमिसिव पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जूल पर सेकेंड, और क्या होगा, मीटर स्क्वायर। जूल पर सेकेंड मतलब वाट, वाट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। कैपिटल ई की वाट पर मीटर स्क्वायर है ना, और इसकी क्या है, सिर्फ वाट। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट। ये वाट है और ये ई क्या है, वाट पर मीटर। समझ गए ना, क्लियर है। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये। ये जानते हैं एक बार हमारे साथ दोहराइएगा, सुनिएगा। ये पावर का फॉर्मूला कब है, ये पावर का फॉर्मूला तब है जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ना गिवन हो, और ये पावर का फार्मूला तब नेट पावर निकलेगी। नेट पावर का फार्मूला तब है जब सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हो। और याद रखिएगा, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे ना, टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड का हो चाहे केल्विन का हो, क्या होता है, सेम होता है। तो चाहे डिग्री में रख दो चाहे केल्विन में, लेकिन यहां पे गलती ना करना, क्योंकि पावर 4 है और पावर 4 है, तो पता चला डिग्री सेंटीग्रेड में रख के निकाल। मतलब रेडिएशन के चैप्टर में पूरी जगह चाहे डिफरेंस हो चाहे टेम्परेचर हो, कुछ भी रखना हो तो किस में रखोगे आप, केल्विन में, तभी आंसर सही आएगा। समझ आए। तो यहाँ पे टेम्परेचर किस में रखना है, दोनों केल्विन में, नहीं तो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। ठीक है। अच्छा ये फार्मूला दोनों किसके लिए है, किसके लिए है, कौन सी बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी। ये दोनों फार्मूला किसके लिए है, ब्लैक बॉडी के लिए। अगर नॉर्मल बॉडी के लिए लिखना होता तब क्या करोगे, ध्यान से, नॉर्मल बॉडी के लिए लिखे, नेक्स्ट पेज समझाए। नॉर्मल बॉडी के लिए अगर पावर लिखना है, नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल बॉडी ना, अगर नॉर्मल बॉडी के लिए ये पावर का फार्मूला लिखना है, ध्यान से सुनना। नॉर्मल बॉडी के लिए फार्मूला, ब्लैक बॉडी के लिए पावर का क्या था, पावर का क्या, सिग्मा ए टी की पावर 4। अब ये जो है ना फार्मूला, एक मिनट इसको ऐसे लिख देता हूं, सिग्मा ए टी की पावर क्या 4, ये किसके लिए था, ब्लैक बॉडी। अब यहां पे क्या होता है ना, इमिसिविटी से क्या कर देते हैं,
एमिसिविटी, एमिसिविटी की वैल्यू सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से। ई जो होता है ना, वो क्या होता है? ई क्या होता है? एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ ए, यही होता है ना एमिसिव। अच्छा ये बताओ, अगर ब्लैक होगी, एक मिनट, अगर ब्लैक होगी तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? ई भी, तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। ये किसके लिए होता है? ब्लैक बॉडी के लिए ना। अगर ब्लैक बॉडी नहीं होगी तो ई की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ई की वैल्यू क्या होगी? ब्लैक बॉडी की सबसे ज्यादा इमिसिव पावर होती है ना, उससे बाकी की क्या होगी? कम। तो ई की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? लेस देन 1। तो ई की वैल्यू जो मिलती है वो 0 से कहां तक मिलती है? 1 के बीच में। 0 से किसके बीच में मिलती है? 1 के बीच में। किसकी वैल्यू? ई की वैल्यू। समझ आ रहे? ई की वैल्यू किसके बीच में होती है? 0 से 1 किसी बॉडी के लिए। तो 0 से 1 होती है तो किसी बॉडी की 0.5 होगी, किसी की कितना होगी? 0.4। इसका मतलब क्या है? जैसे ब्लैक बॉडी पूरी एब्जॉर्ब करती है या पूरी एमिट करती है ना ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी का कितना परसेंट ना, तो कोई 40% होगा, कोई 30%। ब्लैक बॉडी तो 100% है ना, तो उस हिसाब से ई की वैल्यू होगी। अगर 30% होगा तो 0.3, 40% होगा तो 0.4। तो ये क्या कहलाता है? इमिसिविटी। और इमिसिविटी की वैल्यू किसके बीच में होती है? 0 से 1 के बीच। ये बात याद रहे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक पी नेट वाला फार्मूला, जब सराउंडिंग में भी टेम्परेचर हो तो यहां पे क्या हो जाएगा? पी नेट इज इक्वल टू ई, और कितना हो जाएगा? सिग्मा ए, और क्या हो जाएगा? ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ध्यान रखना टेम्परेचर किस में रखना है? केल्विन में। समझ? ये किसी बॉडी के लिए हो गया, 2 फार्मूले। अब चलिए इस पे क्वेश्चन करते, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता जाता हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा, गलती आपसे ना होने पाए, ठीक। सबसे पहले इन 2 बच्चों जैसे क्वेश्चन है, ठीक। इन 2 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। ये देखिए, ए ब्लैक बॉडी is at temperature 500 Kelvin. It emits energy at rate मतलब एनर्जी रेट, एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। इसका मतलब पावर। क्या चीज? पावर। पावर का फॉर्मूला हम पढ़ के आ रहे हैं। रेट मतलब ही पावर होता है। कई दफा, ये 5वीं 6ठी बार बोल रहा हूं, समझ? रेट मतलब क्या होता है? एनर्जी का रेट मतलब पावर। अब क्या कह रहा है? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की पावर कितना होती है? 4। तो टेम्परेचर कितना दिया हो? 500। कौन सा सही? सी ना। इसमें केल्विन में दिया था, अगर केल्विन में ना दिया होता तो केल्विन में बदलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइए कौन सा सही होगा? वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें किस में दिया हुआ है? डिग्री सेंटीग्रेड। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर की पावर 4। टेम्परेचर किस में चाहिए? केल्विन में। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 1000 की पावर। समझ गया ना? कर ले जाओगे, कोई दिक्कत? चलो अगला देखो। ये 2 क्वेश्चन थे वो सादे से फार्मूले पे, ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, फर्क समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए। ओए, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज फ्रॉम 27 से 127। सबसे पहले इसको केल्विन में बदल लीजिए। 27 में 273 जोड़ो तो कितना हो जाए? 300 केल्विन। और इसमें 273 जोड़ो तो कितना हो जाए? 400 ना, ठीक। 400 केल्विन। अब देखो, द रेडिएशन एमिटेड बाई इट इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ, रेडिएशन एमिटेड बाई इट इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ, एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है,
ना। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर के साथ साथ क्या लगा हुआ है, एनर्जी। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर क्या होता है 4, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और टी की पावर कितना हो जाएगा 4 ना। यहां तक कोई दिक्कत। अब आप देखिए पहले टेम्परेचर कितना है 300, पहले टेम्परेचर कितना है 300, फिर कितना हो जाता है 400। तो पहले केस में देखिए P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K, और कितना हो जाएगा 300 की पावर 4, और P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K, और कितना टेम्परेचर है 400 की पावर 4 ना, ये हो जाएगा। अच्छा, कितना एनर्जी इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ, मतलब इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ मतलब क्या होगा P2 बाई, क्या पूछ रहा है P2 पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है P2, P2 बाई P1 करिए, P2 बाई P1 करोगे तो क्या हो जाएगा 400 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 300 की पावर कितना हो जाएगा 4, तो 2 0 कैंसिल। अच्छा 4 की पावर 4 कितना हो 16, 256 ना, और 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81, ये P2 बाई, अच्छा P1 इधर चला जाएगा, इतने फैक्टर से क्या हो गया पावर, मतलब एनर्जी क्या होगी बढ़ गई। तो कौन सा सही हो जाएगा, समझ गए ना, कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, नेक्स्ट देखिए। ओए ये वाला देखिए क्वेश्चन, इसी का बड़ा भाई है ना। अच्छा पिछले वाले में क्या था, टेम्परेचर आपने कहां से कहां इंक्रीज किया था, यहाँ पे 127 से कितना इंक्रीज कर रहे हैं 227, पिछले वाले में 27 से 127 था, ये कितने के बराबर होगा, ये कितने केल्विन के बराबर होगा 400 केल्विन, और ये कितने के बराबर 500 केल्विन, कोई दिक्कत। अच्छा इस बार देखिए एक काम गड़बड़ा दिया है, एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर, एम्बिएंट मतलब एटमॉस्फेरिक भी बोल सकते हो, सराउंडिंग, सराउंडिंग टेम्परेचर दे रखा है कितना 27, मतलब 300 केल्विन। अब जानते हैं यहां पे उस तरह से दाल नहीं गलेगी पिछले क्वेश्चन में जैसे यहां पे कर लिए थे, प्रेशर डायरेक्टली वो सॉरी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है टेम्परेचर की पावर 4। अब ये बात नहीं सही होगी, अब जानते हैं जब एम्बिएंट भी दे देगा तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा T की पावर 4 माइनस TS की पावर, ये हो जाएगा ना, पिछले वाले में ये नहीं था, समझ पा रहे हो ना। अब कितना हो जाएगा देखिए, पहले केस में देखिए टेम्परेचर कितना है 400, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाला टेम्परेचर कितना है 400 की पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है 300 की पावर 4, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे इक्वल कर लो और एक क्या आ जाएगा कांस्टेंट, इसको ओपन कर सकते हो ना पिछले के जैसा, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आएगा इक्वल और एक कांस्टेंट, ये हो गया P1, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 की जगह पे टेम्परेचर कितना कर दें 500 की पावर 4 माइनस 300 की पावर कितना 4। आपसे क्या बोला है E2 बाई E1 बताइए, E2 बाई E1 मतलब वही पावर T2 बाई T1 बताइए, तो ये कितना हो जाएगा K से K कट जाएगा, 500 की पावर 4 माइनस कितना 300 की पावर 4 डिवाइड बाई कितना 400 की पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा 300 की पावर 4। अच्छा जो समझदार हैं यहाँ पे 2 0 कॉमन ले सकते हो, तो ऊपर क्या बचेगा 5 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, नीचे क्या बचेगा 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, इसको सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा आंसर सी वाला ना, ठीक।
पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फर्क दिखा, अगर सराउंडिंग टेम्परेचर देगा तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये इस क्वेश्चन को, इसमें भी देखो क्वेश्चन पढ़ो। फॉर ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर कितना 727 ना, ब्लैक बॉडी कितने पे 727 डिग्री, इट रेडिएट्स कितना हीट, कितना पावर। अच्छा यूनिट पढ़िए क्या लिखा हुआ, वाट पावर, एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज इतना, सराउंडिंग दे रखा है ना, इनिशियल टेम्परेचर इतना है और सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना है। जब ये टेम्परेचर होता है तो कितना पावर निकलती है 60 वाट। अब कह रहा है अगर टेम्परेचर को बढ़ा करके इतना कर दिया 1227 कर दिया, कितना कर दिया 1227, तब रेडिएशन कितना निकलेगी, पावर कितना होगी। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, वही पिछला क्वेश्चन है। पहले केस में क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है कितना है 60 के, और पहला टेम्परेचर कितना है, ये कितना है टी कितना है 727 प्लस 273 कितना हो जाएगा 1000 की पावर 4 माइनस 227 मतलब 273 ऐड करो तो कितना हो जाए 500 की पावर 4। अच्छा दूसरे केस में पावर पूछ रहा है, P2 इज इक्वल टू के, टेम्परेचर कितना कर दिया 1227 मतलब 273 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1500 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4। बस क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। P2 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 बाई 60 बराबर होगा किसके, के 1500, ठीक है, की पावर 4। सॉल्व कर लेना यार, ठीक है। 1500 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4 डिवाइड बाई के 1000 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4। बस यहां से आ जाए हैं 320 आएगा। कर लिए। अभी यही क्वेश्चन किससे दे करके पूछ सकता था, ये सराउंडिंग वाला ना देता तो ये ना होता, समझ आ रही ना, बस इतना सा फर्क होता। अभी एक क्वेश्चन में करा रहा हूं उस तरह, लिख चुके आप हैं। एक क्वेश्चन वैसा करा देता हूं जिसमें ये सराउंडिंग वाला ना दो, ठीक, देखिएगा, जिसमें सराउंडिंग वाला टेम्परेचर ना दिया। देखिए आपको क्लियर पिक्चर दिखनी चाहिए, इसमें सराउंडिंग वाला नहीं दिया है। कह रहा है जब बॉडी 227 पे है तो इतना इतना एनर्जी क्या करती है, एमिट करती है। जब इतने पे होगी तो कितना हीट निकलेगी। अच्छा यूनिट पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब किससे करना है, एमिसिव पावर सर, कौन सी यूनिट है एमिसिव, हालांकि आंसर वही आएगा दोनों से। एमिसिव पावर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की होती है और पावर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, टेम्परेचर की होती है ना। एमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, टेम्परेचर की पावर 4। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ना, क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और T की पावर 4। पहले केस में टेम्परेचर कितना है, पहले केस में 227 प्लस 273 कितना हो जाएगा 500 की पावर 4, और एनर्जी कितना है 7 ना। और दूसरे केस में टेम्परेचर कितना है 727 प्लस 273 कितना हो जाएगा 1000 की पावर 4। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, E पूछ रहा है। अब ये इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन क्या हो गई 1, डिवाइड कर लीजिए 2 बाई 1 तो कितना आएगा 112 आएगा, डी सही।
समझ आए? ये डिवाइड करो, ई बाई कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा के कट जाएगा 1000 डिवाइड बाई कितना 500, इसकी पावर कितना होगा 4, तो ये कितना आएगा 2, 2 की पावर 4 कितना आएगा 16, 16 इंटू 7 कितना आएगा 112। कर ले जाओगे? तो अब आपको फील आ गया सराउंडिंग टेम्परेचर देता है तो कैसे करना है, नहीं देता तो कैसे। ठीक हो गया? चलो, और कोई क्वेश्चन बच रहा है इसमें? बस 4 ही है ना। एक ये वाला पहले बता दो, इसको निपटा देते हैं फिर उसके बाद आते हैं। एक टॉपिक और बच रहा है, इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। नहीं खत्म करो, बताओ कौन सा सही हो। 3 ऑब्जेक्ट कलर्ड ब्लैक ग्रे एंड व्हाइट, ठीक है, टेम्परेचर कितना है, मतलब टेम्परेचर नहीं है, ये कह रहा है इतने की टेम्परेचर की कंडीशंस ये झेल सकते हैं ना, ठीक है। कह रहा है दीज ऑब्जेक्ट्स आर थ्रोन इनटू फर्नेसेस ना, ये वाले तीनों ब्लैक ग्रे और व्हाइट वाले तीनों क्या कर देते हैं, किसी फर्नेस में फेंक देते हैं, और उसका टेम्परेचर कितना है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ना, तीनों कलर को फेंक दे। कह रहा है कौन सा वाला ग्लो करेगा सबसे ज्यादा, कौन सा वाला। तो देखिए जब फर्नेस में फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करेगा, ब्लैक। जब फर्नेस से निकाल लेंगे तो सबसे ज्यादा एमिट कौन करेगा, ब्लैक। तो सबसे ज्यादा चमकेगा कौन, ब्लैक। कौन सा हो जाएगा ना। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कोल है, कोल को अंधेरे कमरे में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक गर्म कोल को अगर अंधेरे वाले, ध्यान से सुनना, अगर कोल है दिन में डे टाइम में आप रखिए, तो डे टाइम में रखिए पूरा काला काला दिखेगा, मतलब काला सा दिखेगा डे टाइम में ना, कोल है, और ये गर्म भी है, दिन में देखोगे तो ये काला दिखेगा, लेकिन इसी को रात को अंधेरे में कमरे में रख दीजिए तो चमक दिखेगी। क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉडी की खासियत क्या होती है, रेडिएशन एमिट भी बहुत ज्यादा करता है, सबसे ज्यादा करता है, यही करता है ना, तो एब्जॉर्प्शन भी इसी का ज्यादा है और एमिशन भी इसी का ज्यादा है, तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, ब्लैक ऑब्जेक्ट। समझ आ रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना। दिन में नहीं चमकता ना कोयला, कब चमकता है, रात में। दिन में जो चीजें चमकती है, दिन में अगर कोई चीज चमक रही है, इसका मतलब उसकी सरफेस पे रिफ्लेक्शन ज्यादा है। अगर कोई दिन में चमक रहा है, इसका मतलब उसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन कम है ना। और अगर कोई रात में चमक रहा है, इसका मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। समझ आ रही ना। चलो ये बात क्लियर हो गई। अब देखो एक लास्ट वैरायटी, ठीक है, बस इसके बाद खत्म। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उस वैरायटी को पढ़ लेते हैं। बताइएगा, बताइए, ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक स्टार है जिसकी रेडियस कितना है, आर है, एज ए ब्लैक बॉडी, और वो ब्लैक बॉडी है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द स्टार इन विच द रेट ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्शन। रेट ऑफ एनर्जी मतलब आप समझते हो, पावर। रेट ऑफ एनर्जी मतलब पावर। अच्छा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एरिया और टी की पावर 4 ना। तो यहां से आपको क्या पूछा है, टेम्परेचर पूछा है ना, क्या पूछा है, टेम्परेचर। अच्छा, इस रेट को इसने क्या बोला है, पावर को क्यू बोला है, और ये कितना सिग्मा, और ये कितना ए, और टी की पावर 4। तो टी की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई सिग्मा ए। टी ही पूछा है ना, तो कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाई सिग्मा, और इसकी रेडियस कितना है आर, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर ना, और ये टी की पावर 4, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये जो पावर 4 है इधर आएगा तो कितना होगा 1/4। कौन सा सही?
समझ आ गया? बहुत हल्का सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए यहां तक क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। ठीक, हम पढ़ चुके हैं, ये हमने इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, ये ग्राफ पढ़ा है ना? किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए ये वाला ग्राफ पढ़ा है। ठीक, और ये इस तरह से ग्राफ था ब्लैक बॉडी के लिए, ये इस तरह से ग्राफ था। वही ग्राफ ये भी है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ ना। एक चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इसके नीचे का एरिया आपने पढ़ा है इससे पहले, ग्राफ के नीचे का एरिया कुछ ना कुछ देता है ना। इसके नीचे का एरिया जो देगा वो क्या देगा जानते हैं? ये जो देगा वो पावर देगा, और पावर का फॉर्मूला आपको पता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा ए टी की पावर 4, ये होता है अगर सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है ना। तो ये पावर देता है किसके नीचे का एरिया? इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ के नीचे का एरिया जो देता है वो क्या देता है? पावर देता है। तो इससे पता चलता है अगर दो ग्राफ हो, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है ना, ये है। अच्छा ये बताओ किसके नीचे ज्यादा एरिया है, इसके नीचे या इसके नीचे? इसके नीचे ज्यादा है ना, इसके नीचे देखिए इतना एरिया है ना। तो ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है? पावर। तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पावर के ना, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? पावर बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? पावर बढ़ेगा। और पावर का फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, समझ? तो आप कह सकते हो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर की पावर 4 के ना। एक डाउट आपके मन में आ सकता है, यहां ए क्या होता था? एरिया। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक एरिया ये, एक एरिया ये एरिया ग्राफ के नीचे का है, और ये जो फार्मूले में एरिया है ना, ये जब कोई बॉडी हो वो अगर क्या एनर्जी निकाल रही है ना, तो ये बॉडी का एरिया, ये सरफेस एरिया, ये है बॉडी का एरिया, और ये एरिया कौन सा है? ग्राफ के नीचे का एरिया। ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है? पावर, और पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। तो अब आपसे क्या पूछा है, पढ़िएगा ना, क्या दिया हुआ है? द स्पेक्ट्रम ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट 2 टेम्परेचर, एक कौन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 327 डिग्री सेंटीग्रेड इज शोन इन द फिगर। वो दिया हुआ है, लिखा हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 327 डिग्री सेंटीग्रेड इन द फिगर। लेट A1 एंड A2 बी द एरिया अंडर द 2 कर्व्स। अच्छा इसके नीचे का एरिया और इसके नीचे का एरिया, किसके नीचे का एरिया ज्यादा है? 2 के नीचे का क्या है? ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा टेम्परेचर पे ना, एरिया ज्यादा है। अच्छा एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर की पावर 4 के। तो आपसे क्या पूछा है? A2 बाई A1 पूछा है। तो A2 बाई A1 आपको पता है एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर की पावर 4 के ना। क्लियर है? अच्छा टेम्परेचर आपको दिया हुआ है T2, ये वाला ना 327, 327 में 273 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 600। कितना हो जाएगा? 600 की पावर 4। और T1 कितना दिया हुआ है? 27, 27 में 273 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 300, 300 की पावर 4। अच्छा 300 डिवाइड बाई 600 कितना हो जाएगा? वो 600 डिवाइड बाई 300 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 ना। A2 बाई A1 तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4, 16:1। कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? समझ गए ना? सिंपल सा है, एरिया का रेशियो पूछा था। एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ग्राफ के नीचे का एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर। ऊपर A2 लिखा है तो ऊपर क्या होगा? T2, क्योंकि हमें पूछा था A2 बाई A1। कर लो इसको, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया था, इसको देख लीजिए। ये जो है ना, ये आपका, इसमें ये जो सिग्मा होता है ये क्या होता है? सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट
स्टीफेंस कांस्टेंट बोलिए, या स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप जान लीजिए और यूनिट जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो क्लियर है ना, इसकी यूनिट पहले सीख लेते हैं। अच्छा ये पावर है ना, सिग्मा की यूनिट निकाल रहे हैं, तो सिग्मा की यूनिट पावर, ये पावर है ना, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। क्या होती है, वाट। और ये एरिया है और ये टेम्परेचर की पावर 4 है, तो ये डिवाइड में आएगा ना, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, तो एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, केल्विन की पावर 4 ना। और इसकी वैल्यू जानते हैं कितना होती है, इसकी वैल्यू यूनिट जान गए ना, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। इसकी वैल्यू जो होती है सिग्मा की, ये जानते हैं कितना होती है, 5.67 इंटू 10 की पावर -8 होती है। और यूनिट क्या होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 होती है। समझ गए ना, क्लियर रहेगा ना ये दोनों। सिग्मा क्या है, स्टीफेंस कांस्टेंट, और स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू कितना होती है, 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। समझ। अच्छा इस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए पावर पे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी थी हमें इसकी वैल्यू, लेकिन पता होनी चाहिए। क्लियर है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ रेडिएशन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक, एज्यूमिंग द सन हैव ए स्फेरिकल आउटर सरफेस ऑफ रेडियस आर, ये सन है जिसकी रेडियस कितना है, स्मॉल आर। सन की रेडियस कितना दिया हुआ है, स्मॉल आर, रेडिएटिंग लाइक ए ब्लैक बॉडी। तो मैंने पहले ही बता दिया कि स्टार्स कैसा रेडिएट करते हैं, जैसे ब्लैक बॉडी ना। रेडिएट करना मतलब एनर्जी निकालना, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे है, T डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर कितना है, T डिग्री सेंटीग्रेड। द पावर रिसीव्ड बाय ए यूनिट सरफेस, देखना ध्यान से, यही है क्वेश्चन वाली लाइन। द पावर रिसीव्ड बाय ए यूनिट सरफेस एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन। ये सेंटर ऑफ द सन है, यहां से कितनी डिस्टेंस पे, कैपिटल R दूरी पे। कैपिटल R दूरी पे क्या बताना है, पावर पर यूनिट सरफेस एरिया। क्या बताना है, यहां पे कैपिटल R दूरी पे क्या बताना है, पावर पर यूनिट सरफेस एरिया। तो ये आपका क्या है, सन है, सन से कितनी दूरी पे, R दूरी पे। एक स्फीयर मान लोगे तभी तो सरफेस एरिया आएगा ना। यहां पे कैपिटल R दूरी पे क्या पूछा है, पढ़िए क्या पूछा है, पावर डिवाइड बाय पावर पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यहां पे क्या मान लोगे, एक स्फीयर जिसके पास क्या होगा, सरफेस एरिया। अच्छा उस स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल R, तो कितना हो जाएगा 4πr²। ये स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। ये क्या होता है, स्फीयर। ये सन है, सन के चारों तरफ एक R दूरी पे क्या है, कितनी दूरी पे, R दूरी पे, वहां पे पावर बताना है, पावर पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यहां पे एक एज्यूम कर लेंगे क्या चीज, स्फीयर, तो कितना हो जाएगा, पावर पर यूनिट एरिया। अच्छा पावर का फार्मूला अभी आपने पढ़ा है, क्या होता है, सिग्मा इनटू एरिया, यही होता है ना पावर का फार्मूला, सिग्मा एरिया T की पावर 4, यही होता है ना। अच्छा ये एरिया जानते हैं किसका है, अच्छा ये पावर जो यहाँ पे पूछ रहा है ना, वो किसकी पावर पूछ रहा है, इसी सन से निकली हुई एनर्जी की ना, ये सन से निकली हुई। तो ये जो पावर है ना, देखो पावर रिसीव्ड बाय ए यूनिट सरफेस एरिया, पावर रिसीव, पावर आ कहां से रही, यहां से ना। तो ये जो सन है ना, यहीं से तो पावर निकलेगी, तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एरिया इसका सन का लिया जाएगा, 4π क्या हो जाएगा, R²। और टेम्परेचर इसका कितना है,
डिग्री सेंटीग्रेड मैंने आपको बताया किस में बदल लेना, केल्विन में। तो कितना हो जाएगा T प्लस 273, ये पावर कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर ना। आपसे यही पूछा है पावर पर यूनिट एरिया। और एक बात बताओ, यहां पे एक चीज करेक्शन कर लेना, वेयर सिग्मा इज द स्टीफन कांस्टेंट, ये स्टीफन कांस्टेंट है, बताया ना अभी, सिग्मा क्या है स्टीफन कांस्टेंट। अब देखिए यहां पे क्या कट रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, कौन सा सही है, ये वाला मेरे ख्याल से सही दिख रहा है, सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर टी प्लस 273 की पावर 4, कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। ये बात समझ आ गई। आपसे सिंपली क्या पूछा था, पावर पर यूनिट एरिया कितनी डिस्टेंस पे, सन के सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पे, तो यहां पे पावर पूछा था, पावर का जगह पे पावर लिख लिया, डिवाइड बाई ये इसको क्या मान लेंगे एरिया, स्फीयर मान लेंगे, तो स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई कितने आर स्क्वायर, ठीक है। अब पावर का फार्मूला आपको पहले से पता है, पढ़ चुके हो, सिग्मा एरिया। अच्छा ये पावर कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, तो एरिया किसका लेंगे, सन का लेंगे, समझ आ रहा है। अच्छा ये बताओ पावर पर यूनिट एरिया, नाम सुने हो, पावर पर यूनिट एरिया किसे कहते हैं, इंटेंसिटी को, पावर पर यूनिट एरिया किसे कहते हैं, इंटेंसिटी को, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इंटेंसिटी को। अब एक चीज और समझिएगा ध्यान से, आखिरी बात फिर उसके बाद आप लिख लीजिएगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये यहां पे पावर कौन बना रहा है, सन, सन से आने वाली लाइट की यहां पे पावर पर यूनिट एरिया बताया या इंटेंसिटी बताया, क्या बताया, पावर पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। यहां पे इंटेंसिटी ये है ना, अगर मान लेते हैं ये जो कैपिटल आर दूरी है ना, यहां पे ये अर्थ है, कौन है ये, अर्थ, तो ये अर्थ की क्या हो गई, सरफेस, ये अर्थ की क्या हो गई, सरफेस। अब ध्यान से सुनिएगा, अच्छा अब ये जो आंसर आपने बताया इंटेंसिटी बताया कहां पे, ये जो सन से निकलने वाली लाइट है ना उसकी इंटेंसिटी कहां पे बताया है, सन से कितनी दूरी पे, आर दूरी पे, तो सन से आर दूरी पे इंटेंसिटी है किसकी, सन से निकलने वाली लाइट की। तो अब आप बताइए ये जो इंटेंसिटी है ये अर्थ की कहां पे है, अब सरफेस पे, तो अर्थ की सरफेस पे सन से निकलने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उसे बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट किसे कहते हैं, सन से क्या निकलती है, रेडिएशन, लाइट। अब ये जो लाइट निकलती है ना उसकी इंटेंसिटी कहां पे, अर्थ की सरफेस पे, क्या कहलाती है, सोलर कांस्टेंट। तो ये इंटेंसिटी अर्थ की सरफेस पे ही तो मान सकते हैं ना, तो ये इसको क्या बोल सकते हो आप, सोलर कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो, सोलर कांस्टेंट। अगर आपसे क्वेश्चन में लिखा होता, यही क्वेश्चन पूछता सोलर कांस्टेंट बताइए, तो आपका आंसर यही होता, समझ आ रहे। और एक साल और मैं बताऊं, नीट में जानते हैं क्या पूछा है, यहाँ पे टेम्परेचर जो T डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे केल्विन दिया था, क्या दिया था, केल्विन। तो अगर केल्विन में दिया हुआ है तो बदलने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाता, T की पावर 4 हो जाता। तो आंसर जानते हैं कितना हो जाता, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और T की पावर कितना हो जाता 4, ये आंसर हो जाता पावर पर यूनिट एरिया का, ये आंसर हो जाता। समझ आ रहे हैं, यहाँ पे जो 273 ऐड किए वो ना होता, 273 ऐड, समझ गए ना, कर ले जाओगे, ठीक, ठीक है। बाकी यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बाकी इससे आगे कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।